सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ए टू जेड स्टफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ लेके एक नई वीडियो JAIIB के पेपर 1 के लिए। हम दोस्तों मॉड्यूल ए कर रहे हैं जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैंकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं और वैसे भी ये एक्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इस एक्ट के तहत फर्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व। एज पर सेक्शन 70 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए बैंक शुड ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 20% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड और बोनस। एज पर करंट गाइडलाइन of RBI, a scheduled bank is required to transfer 25% of its profit before providing for bonus and declaring dividend। दोस्तों इसके मुताबिक अगर कोई बैंक डिविडेंड डिक्लेयर करता है या प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो इस एक्ट के तहत 20% प्रॉफिट उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा रिजर्व फंड में। और अभी RBI ने ये सीमा 25% रखी है। तो ये क्वेश्चन अगर RBI का पूछा जाए तो 25% आंसर होगा और अगर सेक्शन 70 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पूछा जाए तो 20% होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज पर सेक्शन 19(2), ए बैंक कैनॉट होल्ड ए शेयर इन ए कंपनी ईदर एज ए ओनर or as a plus more than 30% of the paid up share capital of that company or 30% of its unpaid up share capital and reserve whichever is less। RBI has reduced this to 10%। तो दोस्तों अगर कोई बैंक किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है या किसी कंपनी के शेयर प्लेज करता है तो वो उस कंपनी के 30% पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बैंक की पेड अप कैपिटल के 30% से ज़्यादा या फिर दोनों में से जो कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अभी RBI ने इसको 10% कर दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए एज पर बैंकिंग रेगुलेशन तो आपने 30% ही लिखना है। As per section 20, a bank cannot grant loans or advances on the security of its own share। तो सेक्शन 20 कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कि कोई भी बैंक अपने शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन SLR। तो जो बैंक को SLR मेंटेन करनी है ये किस सेक्शन में दी गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 24। नेक्स्ट, बैंक शुड सबमिट ए रिटर्न ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर द लास्ट 10 ईयर। द रिटर्न इज सबमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर एंड विद इन 1 मंथ एज पर सेक्शन 26। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 26 कहता है कि हर बैंक को उन सब अकाउंटों की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी जिनमें 10 साल में कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो इसकी डिटेल 31 दिसंबर तक सबमिट करनी होती है हर बैंक को। सेक्शन 45Y कहता है पावर ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक्स रूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए रूल्स बनाती है प्रिवेंशन के लिए,
तो वो किस सेक्शन से पावर गवर्नमेंट को मिलती है? सेक्शन 45Y ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 45Z, रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट टू कस्टमर आफ्टर कीपिंग ए ट्रू कॉपी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कस्टमर रिसीविंग चेक हैव टू प्रिजर्व सेम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो सेक्शन 45Z क्या कहता है कि जितने भी पेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कॉपी कस्टमर को दी जा सकती है, और जो कस्टमर चेक रिसीव करता है उसको कैसे संभाल के रखना है वो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन से होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 45ZA टू सेक्शन 45ZF रिलेट टू नॉमिनेशन इन डिपॉजिट, सेफ कस्टडी एंड लॉकर अकाउंट। तो ये दोनों सेक्शन 45ZA और 45ZF रिलेट करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी जो हम डिपॉजिट्स और सेफ कस्टडी और लॉकर अकाउंट्स में करते हैं। नॉमिनेशन तो इन दोनों सेक्शन के अंडर ये आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 47A, RBI कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर वेरियस काइंड ऑफ वायलेशन। तो जो बैंक RBI की गाइडलाइन की वायलेशन करता है तो उनको जो पेनल्टी लगती है वो सेक्शन 47A के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 49A, अदर देन ए बैंकिंग कंपनी RBI SBI नो पर्सन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी विड्रॉवल बाय चेक। तो कोई भी कंपनी, सिर्फ बैंक RBI और SBI इन तीनों को छोड़ के कोई भी कंपनी ऐसी डिपॉजिट स्कीम इशू नहीं कर सकती जिसमें पैसे चेक से विड्रॉ होते हों, और ये सेक्शन 49A में लिखा गया है। अब हम बात करेंगे उन पेनल्टीज़ की जो बैंकिंग लॉ एक्ट के अंदर एक बैंक को लग सकती हैं। सबसे पहले फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई बैंक RBI को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसको 10 मिलियन इंडियन रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई बैंक RBI को अकाउंट बुक्स प्रोवाइड ना कर सके और कोई इन्फॉर्मेशन जो RBI ने मांगी हो वो ना प्रोवाइड कर सके तो उसको 2 लाख इंडियन रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। और इसके अलावा अगर उसका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहे तो उसको एडिशनली 50,000 फाइन और लग सकता है। डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस अंडर द एक्ट, ए पेनल्टी अप टू 10 मिलियन। अगर कुछ कंप्लाई नहीं करता है कोई रिक्वायरमेंट तो उसको 10 मिलियन तक पेनल्टी और ट्वाइस, और ये अमाउंट ट्वाइस भी हो सकता है अगर ये कंटिन्यू रहे तो। अभी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले एज पर सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, banks cannot grant any loan or advances to any of its director except as permitted by RBI. This rule is also applicable to spouse and dependent children of the director. तो सेक्शन 21 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि बैंक्स अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते। ये रूल उनके डिपेंडेंट्स और उनके बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा सेक्शन 19(2) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है ए बैंकिंग कंपनी कैनॉट होल्ड शेयर इन एनी कंपनी विच एवर एज प्लेज mortgage or absolute owner more than 30% of the paid up share capital of company or 30% paid up share capital and reserve of bank whichever is less. As per section 21 banking regulation act, banks cannot allow advances against their own shares. तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि
अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि JAIB आने वाले टाइम में टफ होता जा रहा है। तो आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं इसमें बिल्कुल क्रक्स दे रहा हूँ। जो बुक्स में आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती, बट मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें खुद पढ़ के लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर RBI गाइडलाइन बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एडवांसेस टू देयर एम्प्लॉय फॉर परचेज ऑफ द बैंक अवन शेयर। तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस नहीं दे सकता अपने शेयर परचेज करने के लिए। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो के टॉपिक के रह गए थे और कुछ आज के टॉपिक के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय RBI इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है क्रेडिट प्लानिंग, SEC, OMO, CAS। तो इसका सही आंसर है सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो RBI जो प्रॉपर्टीज सेल करता है ओपन मार्केट में जब बाय करता है उसको बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? तो पहली ऑप्शन है नबार्ड, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है RBI, फोर्थ है, इसकी तीन ही ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद इसकी चार ऑप्शन नीचे दी गई हैं, आपने सही ऑप्शन बतानी है कि कौन करता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट और RBI दोनों ही कंट्रोल करते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934 गिव सोल पावर टू RBI टू इशू करेंसी नोट्स। कौन सा सेक्शन RBI का सिर्फ RBI को करेंसी नोट इशू करने की पावर देता है? तो आपकी ऑप्शन है सेक्शन 10, सेक्शन 18, सेक्शन 22, सेक्शन 26। तो इसका आंसर है सी, सेक्शन 22। तो RBI को सेक्शन 22 पावर देता है अंडर RBI एक्ट टू इशू करेंसी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI एक्साइज मॉनेटरी कंट्रोल इन इंडिया थ्रू। RBI किसके थ्रू मॉनेटरी कंट्रोल को एक्साइज करती है? तो ऑप्शन है इशू ऑफ करेंसी, सेकंड कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विड रिजर्व रेशियो, थर्ड है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ है रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विड रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपॉजिट ऑफ कैश अंडर कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट विद RBI इज डैश रिक्वायरमेंट। तो जो RBI के पास बैंक्स CRR के ज़रिए पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? आपकी ऑप्शन है वॉलंटरी, डिस्क्रिशनरी, मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये मैंडेटरी है हर बैंक के लिए कि वो CRR डिपॉजिट करे विद RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI नोटिफाइज CRR अंडर विच एक्ट। RBI किस एक्ट के अंडर CRR को नोटिफाई करता है? तो इसका सही जवाब है सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच RBI परचेज और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बैंक्स इज कॉल्ड। बैंक जो रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट, तो उस रेट को क्या कहते हैं? आपकी ऑप्शन है रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, MSF और बैंक रेट। तो इसका सही आंसर है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? वो रेट है जिस रेट पे बैंक जो दूसरे बैंक्स के पेपर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं या अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको डिस्काउंट करता है और उसके बदले उनको पैसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो मोर यूज बाय RBI एज ए टूल फॉर रेगुलेशन। तो इनमें से कौन सा टूल अभी RBI यूज नहीं कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिट रैशनिंग और क्रेडिट एलोकेशन अभी RBI यूज नहीं करता। क्रेडिट अथराइजेशन स्कीम अभी RBI यूज नहीं करता। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल नॉर्म्स, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं अभी फिलहाल RBI यूज नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डैश for the purpose of lending and dash under section dash of banking regulation act। दोस्तों इसका सही आंसर है ए। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर लाइसेंस्ड फॉर बैंकिंग बिजनेस अंडर। तो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको जो लाइसेंस मिलते हैं, या जितने भी बैंक्स होते हैं सबको जो लाइसेंस मिलते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया आर गवर्नड mainly by dash act and regulator of banks। तो इसका सही आंसर है सी। बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया आर गवर्न मेनली बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड RBI एक्ट एंड देयर रेगुलेटर ऑफ बैंक्स RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, This section of Banking Regulation Act 1949 provide nomination for the payment of depositor of money। तो नॉमिनेशन की जो फैसिलिटी है वो सेक्शन 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 35A of Banking Regulation Act, a banking company before allowing transfer of share is required to obtain RBI acknowledgement if such transfer result in holding more than -% of the paid up capital of the bank। तो इसका सही आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक कैनॉट ग्रांट एडवांस अगेंस्ट देयर ओवन शेयर एज पर विच प्रोविजन ऑफ। इसका सही आंसर है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 20A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 whose permission is required for remitting in whole or in part any debt due to any banks by any of director or any firm or any company in which any of its director is interested as director, partner, managing agent or guarantor, or any individual if any of its director in his partner or guarantor। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर कोई बैंक का डायरेक्टर किसी कंपनी में पार्टनर बनने का इंटरेस्टेड है या गारंटर है या उसका कोई इंटरेस्ट है उस फर्म में जिसको लोन दिया जा रहा हो, तो उसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म बैंकिंग इज एज पर सेक्शन 5B ऑफ विच एक्ट। तो जो बैंकिंग को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन और सुझाव का जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।